हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक 12th फिजिक्स से बोहर एटॉमिक मॉडल और बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम उसके बारे में बात करेंगे। ओके एंड उसमें जो रेडियस का एक्सप्रेशन है, उसमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एंड द पोस्टुलेट्स, इन सब के बारे में एक ही वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द टॉपिक। सो बोहर's मॉडल किन एटम्स पे एप्लीकेबल है? एक्चुअली बोहर's मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, किसके लिए एप्लीकेबल है? हाइड्रोजन एटम, और वी कैन से हाइड्रोजन लाइक एटम्स और हाइड्रोजन लाइक एटम्स उन एटम्स के बारे में है जो हाइड्रोजन जैसे है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स उनमें है वो एक है इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूक्लियस में कुछ भी हो सकता है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की इत्सल्फ बात करेंगे, अंदर एक प्रोटॉन है, ओके, इसको प्रोटॉन मान के चलते हैं, एंड बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो दिस इज हाइड्रोजन एटम 1h1। एंड अगर हम हीलियम एटम की बात करें, न्यूक्लियस में कितने हैं? न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स है एंड दो न्यूट्रॉन्स है, एंड बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? दो इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज नॉट हाइड्रोजन लाइक। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा एंड इसको एक ही इलेक्ट्रॉन रखूंगा, देन इट बिकम्स हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, बिकॉज अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन आया, जस्ट लाइक हाइड्रोजन। ठीक है, सो हीलियम 1 पॉजिटिव, मतलब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, दैट्स व्हाई एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज आया। ठीक है, पहले एटम न्यूट्रल था, दो इलेक्ट्रॉन्स थे, दो प्रोटॉन्स थे, तो नेट चार्ज 0 था, लेकिन हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, सो अब इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन का चार्ज आ गया, दैट्स व्हाई इट इज 1+। ओके, एंड लाइक लिथियम, तो 3 प्रोटॉन्स एंड 3 न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में है, एंड बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे 2 मान के चलते हैं एंड यहां पे 1 मान के चलते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट हाइड्रोजन लाइक अनलेस एंड अनटिल वी रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा एंड इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? एक इलेक्ट्रॉन बच गया, सो वी से दिस इज हीलियम 2 पॉजिटिव। सो दीज helium 1 positive, sorry, lithium 2 positive, helium 1 positive, and hydrogen, we say these are hydrogen like atoms। and जो बोहर का मॉडल है, Bohr atomic model, that is totally applicable to these atoms like hydrogen, helium 1 positive and lithium 2 positive. Is that okay? So why there came out to be the Bohr's model? Bohr's जो ने मॉडल दिया था उस टाइम एटॉमिक मॉडल, वो क्यों आया? बिकॉज देयर वर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, we have already discussed it in the class, but still let me remind you a bit. Okay, so जो रदरफोर्ड के दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थे। सबसे पहले उसने बात करी थी कि जो ऑर्बिट से सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन, मतलब कि चार्ज घूम रहा है, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट ऑल्सो जनरेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, वहां से अगर इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेलरेट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, देन इट मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होनी चाहिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे द इलेक्ट्रॉन शुड गो इनसाइड द न्यूक्लियस एंड एटम शुड नॉट एग्जिस्ट, बट वी सी वी डू एग्जिस्ट, एटम्स डू एग्जिस्ट। Is that okay? And second important limitation of Rutherford's was the discreteness of spectrum। मतलब लाइक अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, द उसके हिसाब से आपका स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, आपका स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस में चला जाएगा और अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी करेगा या इमिट एनर्जी करेगा, दैट शुड बी ए कंटिन्यूअस। ओके, वहां पे कोई गैप नहीं होना चाहिए, देयर शुड नो बायस। ओके, बट हम देख रहे हैं जो स्पेक्ट्रम, जो हमें आगे जाके पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सो हम देख रहे हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसका हर एक एटम का एक ट्रेडमार्क होता है। ठीक है, हर एक एटम की स्पेक्ट्रल लाइन्स होती है, और उन स्पेक्ट्रल लाइन से हमें पता चलता है कि ये किस एटम से आती है। ठीक है, एंड देयर इज अ गैप लाइक 4000 एंगस्ट्रॉम, देन 4500 एंगस्ट्रॉम, देन 5000 एंगस्ट्रॉम्स, देयर इज अ गैप बिटवीन दोस स्पेक्ट्रल लाइन्स। ठीक है, ओके, हमें इस टाइम रदरफोर्ड नहीं पढ़ना है, आई एम सॉरी, बट या देयर वर सर्टेन limitations to the Rutherford's model, that is why there is hydrogen model given by the Bohr, and we say that Bohr's model of hydrogen atom or hydrogen like atoms। ठीक है, so this was like ऊपर ऊपर से। ठीक है, पता नहीं डस्टर कहां गया।
जस्ट 1 सेकेंड. ओके, सॉरी. सो सी, हम सबसे पहले बात करेंगे पोस्टुलेट्स के बारे में. ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर's मॉडल. ठीक, इसके कितने पोस्टुलेट्स है? इसके 3 पोस्टुलेट्स है. वी हैव 3 पोस्टुलेट्स. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, सबसे पहले हम किसके बारे में करेंगे? पहले पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे. पहला पोस्टुलेट हमें कहता है कि जो ऑर्बिटस है वो तो सर्कुलर ऑर्बिटस है. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहा है वो तो पहले सर्कुलर ऑर्बिटस में घूम रहा है. सर्कुलर ऑर्बिटस. ठीक है, मतलब हम उनको क्या क्या कह सकते हैं? हम उनको ऑर्बिटस कह सकते हैं. ठीक है, और वी से दोज ऑर्बिटस एज स्टेशनरी स्टेट्स. स्टेशनरी स्टेट्स. ओके, और हम उन स्टेट्स को जो ऑर्बिटस है हम उनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं. ठीक है, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं. ठीक है, सो जो बोहर का पहला पोस्टुलेट था वो कहता था कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स. फिक्स्ड ऑर्बिट्स है. ठीक है, एंड हम उन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं? स्टेशनरी स्टेट्स भी कह सकते हैं. हम उनको डायरेक्टली ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं. हम उनको एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं. ठीक है, ओके, एंड दीज जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स है इनकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है. दीज फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी. ओके, जस्ट लाइक हमारे पास ये न्यूक्लियस है. ठीक है, बाहर एक ऑर्बिट है, ये वाला दूसरा ऑर्बिट है, ये वाला तीसरा ऑर्बिट है. हम इसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं. हम इसको स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हैं. ठीक है, हम इसको एनर्जी लाइक ऑर्बिट भी कह सकते हैं. ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं. ये वाला भी ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है, स्टेशनरी स्टेट है. इसकी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है, इस वाले की फिक्स्ड एनर्जी है, इस वाले की फिक्स्ड एनर्जी है. एंड इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिट्स में घूम रहा है. जो एनर्जी इस ऑर्बिट की होगी, पूरा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो एनर्जी इस ऑर्बिट की होगी वही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होगी जो इस ऑर्बिट में घूम रहा है. जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, जो एनर्जी इस ऑर्बिट की होगी वही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होगी जो इस ऑर्बिट में घूम रहा है. इज दैट ओके? सो आपकी एनर्जी लेवल, आपका ऑर्बिट शिफ्ट हो रहा है, अकॉर्डिंगली जो जो इलेक्ट्रॉन उसमें होगा उसकी वही एनर्जी होगी जो उस ऑर्बिट की होगी, जो उस फिक्स्ड ऑर्बिट की होगी. ये था पहला पोस्टुलेट. इतना ही था पहला पोस्टुलेट कि देयर आर सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स. ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट्स है जिनके अराउंड, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. उनको हम स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं. ठीक है, उनको हम सिंपली एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं. ठीक है, उस फिक्स्ड ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी है. अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन की वही एनर्जी होगी जो उस ऑर्बिट की एनर्जी होगी. इज दैट ओके? सो सिंपल. इसको, ये पहला ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है. बट देखो यहां पे भी एक, यहां पे मुझे नहीं लगता यहां से रदरफोर्ड एंड बोहर का डिफरेंस है. क्यों? बिकॉज वो भी कहता है कि सर्कुलर ऑर्बिट्स है. जस्ट लाइक प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, लेकिन इसने एक इंपॉर्टेंट बात कही, एडिशनल बात जो बोहर ने कही. द इलेक्ट्रॉन्स, these electrons do not lose, or simply does not lose, अगर ग्रामेटिकली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात रही, does not lose any energy. ठीक है, कोई एनर्जी लूज नहीं करते हैं. इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस ऑर्बिट में, सिंस इस फिक्स्ड ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी है, सो उस इलेक्ट्रॉन की भी वही एनर्जी है जो इस ऑर्बिट की है. एंड दिस इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनी काइंड ऑफ एनर्जी.
टोटली अगेंस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का क्लासिकल पर्सपेक्टिव था, ठीक है। वो रदरफोर्ड ने नहीं बोला था कि लूज करेंगे। जब उसने अपना मॉडल दिया था उस टाइम, एटॉमिक मॉडल, तो जो फिजिक्स कम्युनिटी थी उस टाइम, बिकॉज वो उस टाइम एक क्लासिकल फिजिक्स पे बिलीव कर रही थी, मैक्सवेल जो फिजिक्स थी, और वैसे गैलीलियो फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स, ठीक है, ओरस्टेड फिजिक्स, और वैसे फैराडे फिजिक्स, वो क्लासिकल फिजिक्स पे बिलीव कर रही थी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिजिक्स, if any charge accelerators, that should radiate electromagnetic waves। तो बोहर ने बोला ऐसा जरूरी नहीं है कि वही हम फिजिक्स यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, बट इट डज नॉट रेडिएट एनी काइंड ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट था, ये डिफरेंस थी बिटवीन द बोहर एंड रदरफोर्ड, ठीक है। सो फिक्स, अनलेस ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, फिक्स्ड एनर्जी है, नो लॉस। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें फिक्स्ड एनर्जी है, नो लॉस इवन दो दिस एक्सेलरेटर, अगर ये एक्सेलरेट करेगा भी। इज दैट ओके? बट देखो, अब अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट हर एक ऑर्बिट एक्सेप्टेबल है, मतलब हर एक ऑर्बिट फीजिबल है, हम कोई भी ऑर्बिट को ले सकते हैं। ये वाला भी ऑर्बिट है, ये वाला भी ऑर्बिट है, और एनर्जी लेवल ये वाला भी है, ये वाला भी है, सारे हैं, हर कोई है, ये वाला ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट, इस हिसाब से, ठीक है। लेकिन क्या सारे ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करते हैं? क्या सारे ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करते हैं? इस पॉइंट से बाहर की तरफ सारे ऑर्बिट्स, क्या वहां पे कोई गैप नहीं है? क्या ये ओवरलैप कर रहे हैं ऑर्बिट्स? ये वाला एक ऑर्बिट इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, या इज देयर एनी गैप, या वहां पे डिस्क्रीटनेस है? यस, दैट वाज डन बाय सेकंड पोस्टुलेट। वो काम किया किसने? सेकंड पोस्टुलेट है। पहला सिंपली है, फिक्स्ड ऑर्बिट्स है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अराउंड द सर्कल, ठीक है, उसकी फिक्स्ड एनर्जी है उस ऑर्बिट की, एंड उस इलेक्ट्रॉन की भी वही एनर्जी है जो उस ऑर्बिट की है, एंड इट डज नॉट लूज एनी काइंड ऑफ एनर्जी, नहीं हो रहा है लॉस, नहीं ये रेडिएट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इज दैट ओके? सो बट हां, इस हिसाब से आपका यहां से हर कोई ऑर्बिट एक्सेप्टेबल है। ये वाला भी मैं नहीं मानूंगा, मैं ये भी ऑर्बिट मानूंगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सारे ऑर्बिट्स, ठीक है। क्या सारे ऑर्बिट एक्सेप्टेबल है? नहीं है, ठीक है। हम देखेंगे कौन कौन से ऑर्बिट्स एक्सेप्टेबल है, उसके बारे में बात की है बोहर के सेकंड पोस्टुलेट ने, ठीक है। सो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि आपके वही ऑर्बिट्स एक्सेप्टेबल है, आपके वही ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ओनली दोज ऑर्बिट्स एग्जिस्ट which have angular momentum equal to integer multiple of h by 2 pi, ठीक है। सारे ऑर्बिट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वही ऑर्बिट एक्सेप्टेबल है, वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इंटीजर मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, ठीक है। मतलब अगर ये वाला न्यूक्लियस है, ये वाली एक एनर्जी लेवल है, ये मैंने दूसरी एनर्जी लेवल मानी, ये मैंने तीसरी एनर्जी लेवल मानी, लेट अस से इस by doing the mathematics और by doing the experiment और whatever the way, ठीक है, मैंने इस वाले ऑर्बिट का A वाला ऑर्बिट, B वाला ऑर्बिट एंड C वाला ऑर्बिट, मैंने इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकाला, एंड वो आया, लेट अस से दैट केम आउट टू बी 2h by 2 pi, ठीक है। सिंस इस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल, मतलब 2 इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ h by 2 pi है, दैट मींस A ऑर्बिट A इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। A does exist, ये ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम दूसरे पे जाएंगे, हम इस ऑर्बिट की बात करेंगे। अगर मैंने किसी भी तरीके से इसका एंगुलर मोमेंटम निकाला एंड इट केम आउट टू बी 1.7 h by 2 pi, ठीक है, तो बोहर ने बोला कि भाई साहब ये वाला ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इसका जो एंगुलर मोमेंटम आया दैट डज नॉट केम आउट टू बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, ठीक है। एंड मैंने तीसरे ऑर्बिट का चेक किया एंड इसका एंगुलर मोमेंटम आया लेट्स से 4h by 2 pi, क्या ये ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा? करेगा, ठीक है। सो बोहर ने बोला कि ऐसा नहीं है कि जो भी आप ऑर्बिट बनाओगे इस न्यूक्लियस के अराउंड वो ऑर्बिट ही होगा, हो सकता है वो ऑर्बिट हो सकता है वो ऑर्बिट ना हो, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी।
उसको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ये कि उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 होना ही होना चाहिए। अगर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 नहीं आया, दैट ऑर्बिट डज नॉट एग्जिस्ट। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन दैट ऑर्बिट, वो ऑर्बिट ही नहीं है। आपको बात समझ आई? सो दिस वाज द कंडीशन कि आपका एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 होना चाहिए, वेयर एवरीवन नोज वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.626 into 10⁻³ जूल सेकेंड्स। इज दैट ओके? सो एंड ये जो n है इसके क्या 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 वैल्यूज है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, एंड इसी n को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वही ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करेंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 होगा। अगर किसी भी ऑर्बिट का आपका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 नहीं है, दैट ऑर्बिट डज नॉट एग्जिस्ट, वो ऑर्बिट नहीं होगा। कोई नहीं मानेगा, मैं क्या मानूंगा, आप भी नहीं मानोगे। ठीक है, सो यही थी बोहर की कंडीशन। ठीक है, सॉरी अजान है तो लेट मी स्टॉप हियर। सो वही ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2। ठीक है, सो सी नाउ अब हम देखेंगे, लेट से ओके सी नाउ लेट से ये यहां पे न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड ये वाला जो ऑर्बिट है इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 है, दैट मींस एक्सेप्टेबल। ये वाला ऑर्बिट इसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2, सो एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये वाला ऑर्बिट इसका एंगुलर मोमेंटम भी है इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2। ठीक है, मैं मान के चलता हूं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है एंड जिसका मास है m एंड जिसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका चार्ज है E, उसका मास है m एंड उसकी वेलोसिटी है v। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कोलम्बस, एंड जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 9.1 into 10⁻⁻31 kgs। इज दैट ओके? एंड लेट से ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, लेट से इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। इज दैट ओके? सो एंड लेट इसकी जो रेडियस है, इस ऑर्बिट की रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का सेंटर है उससे वो r है, मैं मान के चलता हूं। ठीक है, यहां पे मैं अलग से बनाता हूं, ये न्यूक्लियस है एंड ये वाला यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये इसकी रेडियस है इस ऑर्बिट की। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज है E, इसका मास है m एंड इसकी वेलोसिटी है v। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, और हम सिंपली इसका एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला होती है r क्रॉस p, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर। इज दैट ओके? सो मैं इसको लिख सकता हूं r mv sin ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन r एंड p। सो ये r वेक्टर है ऐसे बाहर की तरफ एंड ये वेलोसिटी वेक्टर है, सो मोमेंटम वेक्टर भी वही होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होगा। ठीक है, सो दिस इज r एंड दिस इज v, सो देयर इज एंगल, दिस इज r वेक्टर एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल। सो यहां पे साइन ऑफ 90 आएगा विच इज 1, सो एंगुलर मोमेंटम केम आउट टू बी r m v, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, ठीक है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो ये भी वही एंगुलर मोमेंटम है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर ये एंगुलर मोमेंटम एंड ये वाला एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए। ये दो एंगुलर मोमेंटम्स क्या होने चाहिए? ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, सो मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखूंगा जिसको हम बोलते हैं, लेटर ऑन मैं वो बोलूंगा। सो दैट मीन्स m v r, so m v r that should be equal to n h/2 pi. Okay, this is called Bohr quantization condition. ठीक है, m इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, n इज द क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज इक्वल 1 2 3 4। ओके, h प्लैंक्स कांस्टेंट, pi एक कांस्टेंट है 3.14, ओके, n2 एक कांस्टेंट है। सो दिस इज कॉल्ड द Bohr's quantization condition. So second postulate is all about Bohr's quantization condition, ठीक है, which is mvr equals nh/2 pi। ठीक है, so this was all about
बोहर्स सेकंड पॉस्टुलेट। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉस्टुलेट के बारे में। सो वहां से हमें एक और कंडीशन आएगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थर्ड पॉस्टुलेट विच सेज, अगर किसी भी तरीके से जो आपका इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, किसी भी तरीके से जो आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है उसने एनर्जी को रिसीव किया फ्रॉम आउटसाइड, किसी एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है। इफ समहाउ इलेक्ट्रॉन रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, तब इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, देन पूरा देख लेना, देन द आउटर इलेक्ट्रॉन सिंस अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, देन द आउटर इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड, वो क्या हो जाएंगे, वो एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होना क्या मतलब, वो अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और गेट्स एक्साइटेड एंड मूव्स टू नेक्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये लेट्स से ऑर्बिट है एंड ये वाला ऑर्बिट है, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है एंड हमने किसी भी तरीके से इसको एक्सटर्नल एनर्जी दी, एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बैठेगा आप, ठीक है, बिकॉज इस ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन की भी वही एनर्जी है। अगर किसी भी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा एनर्जी आई, अब ये इस ऑर्बिट में सूट नहीं होगा, ठीक है, ये इस ऑर्बिट से मूव हो जाएगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑर्बिट, ये इस ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बोहर, इफ इलेक्ट्रॉन रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, देन द आउटर इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड, ओके, एंड मूव्स टू द नेक्स्ट ऑर्बिट। बट तब क्या होगा, क्या बोहर ने इसके बारे में बोला एग्जैक्टली बोला, तो ही सेड देन but electron will not stay there, वो वहां पे स्टे नहीं करेगा, it will came back, ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा कितने टाइम में, it comes back in 10 to the power minus 8 seconds, 10 to the power minus 8 seconds। आप इसको देख सकते हो, दैट इज इट इज 1 over 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 को इतने डिवाइड कर लो, इतने सेकंड में ही वापस आ जाता है, डी एक्साइटेशन। एंड देखो, इसके पास कुछ एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन के पास, इसने एनर्जी को रिसीव किया, इसमें चला गया, ठीक है, क्या यहां पे स्टेबल है, नहीं है, वापस आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन, वो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है, वो एनर्जी डिफरेंस, बिकॉज यहां पे एनर्जी थी कुछ, लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन, लेट्स से -30 कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ओके, -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, इसने एनर्जी को रिसीव किया, ठीक है, इसकी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाएगी, तब यहां पे नहीं बैठेगा ये इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, क्या वहां पे स्टेबल है, नहीं है, वापस आ जाएगा, वो जो एनर्जी डिफरेंस है इन दो के दरमियान वो बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अगर मैं इसकी लिखूंगा EI एनर्जी एंड इसकी लिखूंगा E फाइनल एनर्जी, मतलब जो ग्राउंड स्टेट थी ये इस ऑर्बिट की एनर्जी थी, उसको मैंने EI लिखा, एंड जो फाइनल ऑर्बिट था जिसमें चला गया उसको मैंने EF लिखा। देन ये जो डिफरेंस है E फाइनल माइनस E इनिशियल, दैट विल कम आउट टू बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एंड उसकी एनर्जी है h न्यू। ये जो डिफरेंस होगी इट विल कम आउट टू बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस बाहर निकलेगी, जिसकी एनर्जी h न्यू होगी, वो इन दो एनर्जी की डिफरेंस, इन दो ऑर्बिट के जो एनर्जी है उनकी डिफरेंस बाहर निकलेगी। आपको बात समझ आई, लेट्स से इसकी कुछ एनर्जी है, इसकी कुछ एनर्जी है, इन दो की डिफरेंस कुछ एनर्जी है, दैट विल कम आउट टू बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है, h न्यू, ओके, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट, ये जो बाहर आई, ये जो रेडिएशन आई उसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर हमने उस फ्रीक्वेंसी को निकालना है सो मैंने लिखूंगा न्यू इक्वल्स E फाइनल माइनस E इनिशियल डिवाइडेड बाय h, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, जो बाहर आई उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टुलेट्स, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबा हो, ठीक है, ओके, मैं अभी नहीं, नेक्स्ट
कल नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे बोहर्स मॉडल की, जहां पे हम एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस निकालेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे, जहां पे हम एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, बोहर रेडियस निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, विल ट्राई के छोटे छोटे वीडियो ही वही रहे, छोटे छोटे वीडियोस। ओके, सो टिल देन, ओके, बाय, टेक केयर।